हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पेपर 12 का पार्ट 2 जो एसएसटी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। पहला प्रश्न, कर्क रेखा इन देशों में से कौन से देश से नहीं गुजरती? बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार या चाइना? तो हमारा आंसर होगा जो नेपाल है वहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, क्योंकि कर्क रेखा है वो राजस्थान से निकल जाती है, तो नेपाल थोड़े ऊपरी हिस्से में है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कर्क रेखा वहां से नहीं गुजरती। तो देखते हैं कौन कौन से देशों से कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले देखो, उत्तरी अमेरिका में जो मैक्सिको देश है वहां से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, मैक्सिको से गुजरती है। उसके बाद में कहां से गुजरती है? बहामास से गुजरती है। बहामास के बाद में अल्जीरिया से गुजरती है, बाद में मारिटानिया से गुजरती है, माली से गुजरती है, नाइजर से गुजरती है, लीबिया से गुजरती है, इजिप्ट से, सऊदी अरबिया से, यूएई से, ओमान से, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, इन देशों से जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। तो आपको ध्यान रखना है, कर्क रेखा चूंकि भारत से गुजरती है फिर राजस्थान से भी गुजरती है, तो कर्क रेखा का संबंध भारत से कहीं ज्यादा है, राजस्थान से कहीं ज्यादा है बजाय मकर रेखा के। तो कर्क रेखा पे कौन कौन से देश स्थित है आपको जरूर देख लेना है। तो देखो 18 देश है वो कर्क रेखा पे है। कौन कौन सा? तो मैक्सिको, बहामास, अल्जीरिया, माली, मारिटानिया, इजिप्ट। इजिप्ट को हम क्या कहते हैं? मिस्र। और मिस्र के जो राष्ट्रपति थे कौन? अब्दुल फतेह अल सीसी। ये भारत का जो गणतंत्र दिवस था उस पे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, ठीक है। फिर नाइजर देश से गुजरती है, म्यांमार से, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरेट से गुजरती है, तालिबान से, ओमान, चाड, चीन, बांग्लादेश, मोरक्को, सऊदी अरब, भारत और लीबिया। तो भारत के पड़ोसी देशों में बात करें तो बांग्लादेश से गुजरती है, चीन से भी गुजरती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, दिन और रात किस प्रकार की गति से बनते हैं पृथ्वी की? घूर्णन, परिक्रमण, झुकाव या भ्रमण? तो हम सबको विदित है ये बात कि जो दिन रात है वो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उससे बनते हैं, क्योंकि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी का एक ही हिस्सा जब गोल वस्तु होगी तो उसका एक ही हिस्सा किसी दूसरे पार्ट को फेस करेगा। देखो इस प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है इसका ये वाला पार्ट ही तो सूर्य को फेस कर रहा है, तो यहाँ पे सीधी रोशनी पड़ेगी सूर्य की, तो यहाँ पे तो दिन हो जाएगा और इसके विपरीत दिशा में क्या होगा? रात। फिर पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो जो हिस्सा पहले जहां अंधेरा था तो वो उधर रोशनी वाले इलाके में आ जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा, और इसके विपरीत वाइस वर्सा क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी। इस प्रकार कह सकते हैं कि दिन और रात बनने के पीछे जो फैक्टर है वो पृथ्वी की घूर्णन गति है। कौन सी गति है? घूर्णन गति है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण बनता है? यानी ऋतु परिवर्तन किस कारण होते हैं? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण, ये सभी कारण है। देखो ये गुरुत्वाकर्षण बल का और चंद्रमा का परिक्रमण इसका ऋतु परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है। इसका कारण है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति, यानी पृथ्वी की स्थिति और सूर्य से दूरी और सूर्य की तरफ झुकाव, ये चीजें है ना, ये ऋतु परिवर्तन का कारण है। तो देखो हमारे सामने ये जो मैप दिख रहा है उसमें आपको दिख रहा होगा बीच में तो हमारे सूर्य भगवान है, सूर्य देवता है, आप नमस्कार कर सकते हो, और उसके बाद में ये हमारी धरती माता है। तो देखो हमारी धरती माता है ना वो थोड़ी टिल्टेड है, टिल्टेड मतलब थोड़ी झुकी हुई है, कितनी? लगभग 23.5 डिग्री के आसपास ये झुकी हुई है। तो इसमें क्या होता है, जो पृथ्वी का ये घूमती है वैसे तो, लेकिन एक पार्ट सूर्य की तरफ हो जाता है और दूसरा पार्ट है ना वो सूर्य से थोड़ा दूर हो जाता है। ये पार्ट देखो नजदीक हो गया, ये पार्ट दूर हो गया, तो यहाँ पे जो सूर्य की रोशनी है वो थोड़ी टेढ़ी आएगी, और जो जिस तरफ झुकाव है पृथ्वी का सूर्य की तरफ वहां पे ज्यादा समय के लिए रोशनी आएगी और सीधी आएगी। तो उससे क्या होगा? उससे तापमान बेहतर होगा, और तो जहां पे तापमान ज्यादा होता है वहां पे गर्मियां होती है, यानी सूर्य की रोशनी ज्यादा समय के लिए रहेगी, और तापमान ज्यादा रहता है वहां पे सर्दियां। और उसके विपरीत वाइस वर्सा क्या होगा? जहां पे सूर्य की दूरी ज्यादा होगी जिस एरिया पे, और साथ ही साथ जहां पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी, साथ ही कम समय के लिए सूर्य दिखाई देगा, वहां पे सर्दियां होगी। तो इस प्रकार जो दिन रात ऋतु परिवर्तन का कारण है वो क्या होगा? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन है, ये ऋतु परिवर्तन का कारण है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ये कथन है हमें इन पे विचार करना है, वायुमंडल में धूल कणों का सबसे अधिक जमाव है ना, धूल कण कौन से क्षेत्र में है? उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में होता है। दूसरा कथन है धूल के कण और नमक के कण आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं। तो ये दोनों ही कथन सत्य है। किस कारण? देखो जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी होगी, सॉरी ये हमारी पृथ्वी है,
धरती माता है और ये भूमध्य रेखा है, तो ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, और यहाँ पे 23 डिग्री है ना, और यहाँ पे 66 डिग्री। तो 23 से 66 डिग्री का जो एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, शीतोष्ण। और 23 डिग्री के ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हिस्सा है उसे कहते हैं उपोष्ण। जैसे राजस्थान 23 डिग्री के थोड़ा नीचे है, थोड़ा ऊपर है, तो इस प्रकार राजस्थान को किस जलवायु प्रदेश में बांटते हैं, उपोष्ण जलवायु कहते हैं ना। तो इस एरिया में क्या होता है, धूल कणों का जमाव होता है, धूल कणों का जमाव होता है। तो ये बात तो कथन सत्य हो गया। अब दूसरी बात, ये धूल कणों का जमाव होता है, उसके कारण होता क्या है, उसके कारण ना ये धूल कण वातावरण में तो होते हैं, वातावरण में होने से जहां पे जो नमी है वो समुद्र से ऊपर उठती है, ऊपर उठ के क्या करती है, वो इन धूल कणों के साथ मिलती है। कौन, जो नमी यानी पानी भाप बन के ऊपर उठा, वो किससे मिला, वो धूल कणों से मिला। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये क्या, जो वाष्प है ना वो संघनित हो जाएगी। पहले तो ऊपर जा रहे थे, उसको कोई सोर्स नहीं मिल रहा था रोकने का, बाद में धूल कण मिल गए और नमक के कण मिल गए। अब वो क्या करेंगे, उसको एक जगह संघनित कर देंगे। उससे संघनित करने से क्या होता है, हमें पता है, जो जल वाष्प है वो संघनित होकर क्या बनाती है, बादल बनाती है, मेघ बनाती है। तो मेघ बनाने में किसका योगदान होता है, तो धूल के कण और नमक के कण, इनका योगदान होता है ना। समझ स्पष्ट हो गया बात। अगले प्रश्न में चलते हैं। अग्निवलय, अग्निवलय की उपस्थिति कौन से महासागर में पाई जाती है, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। तो इसका आंसर होगा जो अपना प्रशांत महासागर है उसमें अग्निवलय की उपस्थिति है। अग्निवलय क्या होता है, अग्निवलय एक तरह से कह सकते हैं कि ज्वालामुखी प्रोन और भूकंप प्रोन एरिया है। ठीक है, ज्वालामुखी प्रोन और भूकंप प्रोन एरिया कौन सा, ये अग्निवलय। ठीक है, तो ये हमारे सामने जो ये दिख रही है ना पट्टी जैसी, रिंग जैसी, ये है अग्निवलय। तो ये किस इलाके में है, तो ये देखो इसमें क्या हो रहा है, जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रही है और ऊपर उठा रही है। उससे क्या आ रहा है, उससे ज्वालामुखी आ रही है, भूकंप आ रहे हैं। तो ये वाली पट्टी में ज्यादा आ रहे हैं। और ये कौन सा महासागर है, तो ये जो महासागर है ये है अपना प्रशांत महासागर। नाम ही इसका प्रशांत महासागर है। ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और यहाँ पे भूकंप, ज्वालामुखी ये सबसे ज्यादा इसी प्रशांत महासागर में होते हैं। तो ये देखो कहां से शुरू होती है, तो दक्षिण अमेरिका का जो कौन सा हिस्सा, तो भारत की तरफ से देखेंगे तो इसका जो पश्चिमी हिस्सा है वहां से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाएगी। यहां से उत्तरी अमेरिका के जो यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, इधर से होते हुए फिर अपना जो इधर वाला पार्ट है, जो एशिया महाद्वीप वाले जो जापान वाला एरिया है, फिर जो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है उधर की तरफ आ जाएगी। इस प्रकार जो पट्टी बनी हुई है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रिंग, अग्निवलय कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ठीक है, और ये कौन से महासागर में है, तो हमने देख लिया ये जो महासागर है ये कौन सा महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। और ये देश बताइए, देखो तो देश तो आपको बता ही दिया, वैसे भी आपको पता है क्योंकि अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका वाले जो भाग है ये रिंग ऑफ फायर के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण स्थान है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जाफना प्रायद्वीप, तो जाफना प्रायद्वीप का आपको पता है कौन से देश में स्थित है, श्रीलंका का पार्ट है। और जाफना प्रायद्वीप है उसको श्रीलंका की मुख्य भूमि से जोड़ने का पास, मतलब उसको जोड़ने वाला पास कौन सा है, डंकन पास, एलिफेंटा पास, 10 डिग्री चैनल या अल्बर्टा पास। तो इसका आंसर होगा जो श्रीलंका का जाफना प्रायद्वीप है और श्रीलंका की मुख्य भूमि, इनको आपस में जोड़ने वाला जो पास है उसे हम कहते हैं एलिफेंटा पास। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एलिफेंटा। ठीक है ना, कहां पे है एलिफेंटा पास, जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि के बीच में। जाफना है ना वैसे तो श्रीलंका का ही भाग है लेकिन वो प्रायद्वीप पर थोड़ा अलग हो रखा है, लेकिन उसको कनेक्ट करने के लिए जो पास है उसका क्या नाम है, एलिफेंटा पास। तो एक बार मैप में देख लेते हैं ताकि स्थिति और ज्यादा बेहतर हो जाए। तो आपके सामने जो अपना श्रीलंका देश है उसका मैप आ गया है। तो यहाँ पे जो ये है ना प्रायद्वीप, प्रायद्वीप मतलब जो तीन ओर से किससे गिरा हो, तीन ओर से समुद्र से गिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये देखो जाफना है, तीन ओर से समुद्र से गिरा हुआ है। अब ये श्रीलंका का मेनलैंड है, ये श्रीलंका का मेनलैंड है। तो यहां से कनेक्ट कर रही है ना जो पास उसे कहते हैं, उसे एलिफेंटा पास कहते हैं। अब यहाँ वाली जो स्थिति इसको जूम करके यहाँ बताया गया किस प्रकार ये कनेक्ट कर रहा है, तो इस प्रकार से ये कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे जो ये है ना ये कनेक्ट कर रहा है इसको मुख्य भूमि से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी तीन गर्म समुद्री जलधाराएं हैं, यानी हमें इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी है वो गर्म है और समुद्री जलधाराएं हैं। तो गल्फ स्ट्रीम क्यूराइल क्यूरोशियो, क्यूरोशियो क्यूराइल कैलिफोर्निया, क्यूरोशियो गल्फ स्ट्रीम कनारी या गल्फ स्ट्रीम मोजाम्बिक ब्राजील। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी जो गल्फ स्ट्रीम है
वो गर्म है। उसके बाद में मोजाम्बिक भी गर्म जलधारा है। इसके बाद में ब्राजील भी क्या है, ब्राजील भी गर्म जलधारा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना। गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राजील किस प्रकार की जलधाराएं हैं, गर्म जलधाराएं। अब एक बात बताओ, ये जलधाराएं होती है, ठीक है, जलधाराएं चलती है समुद्र में, ठंडी जलधाराएं भी होती है और गर्म जलधाराएं भी होती है। ये बनती क्यों है? तो देखो, एक तो पृथ्वी का जो घूर्णन है ना, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी घूमती है, उससे कारण जो पानी है वो तो कोई भी चीज को घुमाओगे तो पानी भी उसी की तरह से घूमेगा ना, तो घूर्णन गति एक तो कारण है। और समुद्री जो हवाएं चलती है वो भी पानी को एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद करती है। उसके अलावा तापमान में भिन्नता, यानी पानी का स्वभाव होता है कि वो गर्म स्थान से ज्यादा चलता है और ठंडे स्थान पर स्थायी रहता है। तो पानी अगर गर्म होगा तो ज्यादा चलेगा, तो इस प्रकार से तापमान में भिन्नता भी धारा बनने का कारण है। फिर लवणता अलग अलग होगी, यानी जो कम लवण होगा वो स्थायी रहेगा। देखिए, आप मतलब कुछ जाड़ा पदार्थ लेते हो तो वो स्थायी रहता है ना, लेकिन अगर आप लिक्विड रहते हो पानी की तरह तो वो बहाव करता है। तो कहीं अगर ऐसा जल होगा जो मतलब जिसमें डिजोल्व मैटर ज्यादा होंगे, है ना, तो उससे क्या होगा, वो स्थायी रहेगा। लेकिन जो जल है जिसमें लवणता कम है तो वो तो भागेगा ना। तो लवणता में भिन्नता भी धाराएं बनने का कारण है और वायुदाब भी धाराएं बनने का कारण है। तो ये सारे ही धाराएं बनने का कारण है। तो इस प्रकार प्रश्न आ सकता है कि इनमें से कौन सा धारा बनने का कारण नहीं है, तो बाकी तो इनमें से दे दे, एक थोड़ा अलग दे दे। बाकी आपको विवेक का उपयोग हर जगह करना है। प्रश्न कोई भी हो, आपको अपने विवेक का उपयोग करते हुए ही करना है, क्योंकि विवेक है ना, वही आपको अंततः प्रश्न के सही उत्तर पहुंचने में मदद करेगा। ठीक है। महासागरीय धाराएं तो बात करते हैं, तो हमने देखा जो अपनी ब्राजीलियन धारा है वो कैसे जलधारा है, ब्राजीलियन है, वो गर्म जलधारा है। बेंगुला भी गर्म है भैया। कैसी है बेंगुला भी गर्म जलधारा है। इसके अलावा कनारी की भैया ठंडी जलधारा है। कैसी है, कनारी वाली जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है। कनारी ठंडी जलधारा है। उत्तरी विषुवतीय धारा, ये कैसी जलधारा है, तो उत्तरी विषुवतीय धारा है, ये गर्म जलधारा है। और अलास्का की जो धारा है, अलास्का गर्म है। याद रखना है, एक तो प्रश्न ये पूछेंगे कौन सी जलधारा गर्म है, कौन सी ठंडी है, या ऐसे दे देंगे कौन सा असुमेलित है। पांच जलधाराओं का नाम दे देंगे, है ना। और उसमें से जैसे मान लीजिए यही प्रश्न बता दिया, आगे ऐसे लिख दिया असुमेलित छांटी है ना, ए वाला ये है, बी ये है, सी ये है, डी ए है। तो क्या उत्तर लगाओगे आप इनमें से? आप ये सी उत्तर लगाओगे। क्यों? क्योंकि बाकी तीनों तो क्या है, गर्म है, लेकिन कनारी कैसी जलधारा है, कनारी ठंडी जलधारा। तो आपका आंसर जो सी होगा उस पे आप मार्क कर दोगे इस प्रकार से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? जो अपनी पनामा नहर है, पनामा कनाल, हमने 2-3 बार इसको मैप पे भी देख लिया है। आप इसके बारे में वैसे भी क्लियर हो गए होंगे, लेकिन किसी भी प्रश्न को बार बार अभ्यास करने से जितनी भी त्रुटियां रहने की संभावना है वो सारी एलिमिनेट हो जाएगी। तो पनामा नहर कौन से महासागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, अरब सागर और हिंद महासागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जो पनामा नहर है, पनामा कनाल है, ये 2 महासागरों को जोड़ती है। उसमें से एक तो है अपना कौन सा, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, और दूसरा कौन सा है, अटलांटिक ओशन। तो ये जो पनामा जो है अपनी कनाल है, इसमें इधर वो जो अटलांटिक ओशन है, इनमें जहाज होते हैं, वो पनामा कनाल से होते होते पैसिफिक ओशन में प्रवेश कर लेते हैं। और बाद में मान लीजिए इधर पहुंचाना हो माल, किधर जो अपना कौन सा, उत्तरी अमेरिका का कैलिफोर्निया वाला भाग मान लो, है ना, तो इधर पहुंचाने में सुविधा रहती है और काफी समय की बचत होती है। पेट्रोल की, मतलब जो पेट्रोलियम है उसकी भी बचत होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गंभीर सागरीय नितल मैदान। अच्छा, सागर में भी मैदान होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जैसे अपने स्थल पे हम मैदान देखते हैं, उसी प्रकार से सागर में भी मैदान होते हैं। तो सबसे ज्यादा सागरीय मैदान कहां पे? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक में, हिंद में या आर्कटिक में? तो इसका आंसर होगा सबसे ज्यादा जो गंभीर सागरीय मैदान है वो कहां पे है? वो अपने प्रशांत महासागर में। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर ही प्रशांत है, तो सागरीय मैदान भी यहीं पे होंगे। तो देखो, हम एक बार देख लेते हैं सागरीय प्लेन होते क्या है। तो जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि समुद्र में पानी है, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा कि जहां पे पानी खत्म हो जाएगा वहां पे मतलब कठोर चीज आ जाएगी, धरातल की तरह आ जाएगा, बिल्कुल होगा। तो समुद्र में इस प्रकार की स्थिति होती है, नीचे बाद में पानी हो गया उसके बाद में।
तो यहाँ पे जैसे जैसे सेम प्लेन जैसा बन रखा है ना, ये वाला एरिया, ये क्या है, ये है अबाइजल प्लेन को क्या कहते हैं हिंदी में, मैदानी तो कहते हैं, ये वाला एरिया हो गया। तो इस प्रकार के एरिया को क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं सागरीय मैदान, ठीक है ना। तो ये सबसे ज्यादा कौन से महासागर में है, तो सबसे ज्यादा ये प्रशांत महासागर में है। कौन से महासागर में है, प्रशांत महासागर में। अब देखो इनकी गहराई कितनी होती है, तो जो सागरीय प्लेन होते हैं उनकी गहराई होती है 3000 मीटर से लेके 6000 मीटर तक, और बाद में इससे गहरे भी कुछ होते हैं, क्या होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें ट्रेंच कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेंच। जैसे मेरियाना ट्रेंच का नाम सुन रखा होगा आपने, जो विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच है, कौन सा है, मेरियाना। वो कौन से महासागर में है, वो भी प्रशांत महासागर में है ना। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है, जो मतलब एक जैसी होती है, प्लेन जैसी होती है, उसे सागरीय प्लेन कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा कौन से महासागर में, प्रशांत में सबसे ज्यादा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं। यानी वन प्रदेश जहां जिसको विश्व का फलोद्यान कहते हैं, कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, या भूमध्य सागरीय वन। तो इसका आंसर होगा विश्व का फलोद्यान। फलोद्यान किसे कहेंगे, जहां पे फल ज्यादा होंगे उन्हें तो कहेंगे ना फलोद्यान, बिल्कुल सही बात है। तो जो भूमध्य सागरीय वन है इनको विश्व का फलोद्यान कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखो विश्व में यहां पे खट्टे फल है ना, जो रस वाले फल होते हैं। रस वाले फल कौन से, संतरा है रस वाला फल, नींबू है, सिट्रॉन है, अंगूर भी रस का फल है, जैतून है, अंजीर है, ये क्या है, ये रस वाले फल है, ठीक है। अब इन फलों का पूरे विश्व में जितना निर्यात होता है ना, उसका 70% निर्यात इन्हीं भूमध्य सागरीय वनों से होता है। अब देखो इतना निर्यात हो रहा, विश्व के पूरे वनों में से 70% खट्टे फलों का निर्यात ये भूमध्य सागरीय वनों से हो रहा है। तो इस प्रकार इसको विश्व का फलोद्यान कह दे तो न्यायोचित ही है ना, ये बात तो बिल्कुल न्यायोचित है। मतलब किसी और वनों को साथ अन्याय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो कितना बड़ा प्रोडक्शन कर रहे हैं। पूरे विश्व के सिट्रस फलों के उत्पादन का 70% उत्पादन होने के बाद में निर्यात होना, यह भी भूमध्य सागरीय वनों से हो रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। झूम क्या है, भारत के उत्तर पूर्व की एक जनजाति है, कृषि खेती का एक प्रकार है, एक लोकगीत है, या एक नदी का नाम है। तो झूम किसे कहते हैं, झूम हम सबको पता है, झूम खेती होती है, खेती का प्रकार है झूम खेती। अगले प्रश्न में चलते हैं। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। सघन खेती का तात्पर्य तो आप सबको विदित है, कहां पे सबसे ज्यादा सघन खेती होती है, चाइना में, भारत में, इंडोनेशिया में, या जापान में। तो देखो सबसे ज्यादा सघन खेती होती है जापान में। जापान में क्यों होती है, देखो सघन खेती होती क्या है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक किसान है, ठीक है, उसके पास में 4 बीघा जमीन है, ठीक है, एक किसान है, उसके बाद में 400 बीघा जमीन है, ठीक है। अब ये जो 4 बीघा जमीन है ना जिस किसान के पास में, वो क्या करेगा, इस पे जितनी मैक्सिमम फसल हो सकती है उतनी लेने का प्रयास करेगा। यानी रबी की फसल भी लगा लेगा, खरीफ की भी लगा लेगा, जायद की भी लगा लेगा, फिर अगले साल फिर से लगा लेगा। अगर किसी के पास में 400 बीघा जमीन है तो वो क्या करेगा, 100 बीघा बो देगा एक बार, चलो ठीक है, अगली बार 100 बीघा बोएगा तो बोएगा, फिर पीछे वाली वापस छोड़ देगा उसके बाद, क्योंकि उसमें थोक में जगह है इस कारण। तो इस प्रकार की खेती है वो विस्तारित कृषि कहते हैं, विस्तृत कृषि कहते हैं। लेकिन जो एक ही थोड़े से एरिया में उसको प्रोडक्शन तो ज्यादा चाहिए और बार बार खेती करना चाहता है ना, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सघन खेती कहते हैं। और सघन खेती कहां पे प्रचलित होगी, तो जहां पे जमीन कम होगी, खेती योग्य जमीन कम होगी, तो वहां की आबादी को खिलाने के लिए सघन खेती की जाएगी। तो कौन से देश में, तो अपना जापान है ना, वहां पे जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो बहुत कम मात्रा में है, तो वहां पे जो खेती प्रचलन में है मुख्यतः वो कौन सी है, सघन खेती है। वैसे भारत में भी सघन खेती, जो राजस्थान में जो खेती कर रहे हैं किसान, खेती कर रहे हैं, वो कौन सी खेती है, वो सघन खेती ही तो है ना। हम कभी जमीन को पड़ती छोड़ते हैं क्या, हम अगली फसल लगा देते हैं, उसके बाद में अगली फसल लगा देते हैं। तो हम भी कौन सी खेती कर रहे हैं, सघन खेती। लेकिन ज्यादा प्रचलन कहां पे है, तो ज्यादा प्रचलन जापान में है। भारत तो फिर भी बहुत बड़ा देश है, विश्व में निर्यात कर रहा है, लेकिन जापान को खाद्य पदार्थों का काफी बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है। वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है, यानी
टेक्निकल लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में वनों का संरक्षण करना और उनका संवर्धन करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या ओलेरीकल्चर। तो भैया इसे कहते हैं सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर किसे कहते हैं? वनों का संरक्षण करना और उनका संवर्धन करना। तो जो विश्व की प्रमुख खेतियां हैं जिनको टेक्निकल लैंग्वेज में या दूसरे शब्दों में कहूं तो साइंटिफिक लैंग्वेज में, वैज्ञानिक भाषा में उसको क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए आजकल हम देखते हैं कि लोग हवा में भी पौधे लगाने लगे, हवा में पौधे लगा रहे हैं, है ना। इस प्रकार की जो खेती होती है उसे क्या कहते हैं? एरोपोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोपोनिक कहते हैं। बागवानी, बागवानी के लिए तो हम बागवानी शब्द वैसे ही हम खुद कम यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं? हम हॉर्टिकल्चर उपयोग करते हैं। बागवानी मतलब बागों से फलों का उत्पादन करना बागवानी कहलाता है, फल फूल लगाना, है ना। उसके बाद में सब्जी विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ओलेरीकल्चर। सब्जी विज्ञान को ओलेरीकल्चर। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती विटीकल्चर। क्या कहते हैं? अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। तो वीटी खट्टी इस तरह से रिलेट करके इसको याद कर लो। अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है। और मत्स्य पालन को कहते हैं पीसीकल्चर। क्या कहते हैं? पीसीकल्चर कहते हैं मत्स्य पालन को। उसके बाद में देखो ये अगला पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्योंकि दो चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी। आपको रेशम कीट का पालन करना है लेकिन रेशम कीट के पालन के लिए आप शहतूत उगा रहे हैं, इसे कहते हैं मोरिकल्चर। रेशम कीट के पालन के लिए शहतूत उगाना तो मोरिकल्चर कहलाता है, लेकिन रेशम उद्योग का उत्पादन चलाना उसे कहते हैं सेरीकल्चर। यानी रेशम उत्पादन करना सेरीकल्चर, लेकिन रेशम कीट के लिए शहतूत लगाना, शहतूत पे होते हैं ना रेशम के कीट, उसे कहते हैं मोरिकल्चर। मधुमक्खी पालन इसे हम कहते हैं एपीकल्चर। फूल विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फूल विज्ञान को क्या कहते हैं? फूल विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और फल विज्ञान को कहते हैं पोमोलॉजी। फल विज्ञान को याद रखो, फल को कहते हैं पोमोलॉजी। और केंचुआ पालन आप सबको पता है क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे लोगों ने केंचुआ पालन के फार्म लगाए रखे राजस्थान में, तो उसे हम कहते हैं वर्मी कल्चर। क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर कहते हैं। इस प्रकार एक बार पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके ये डेटा है इसको पढ़ लो, प्रश्न आने की संभावना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्तमान समय में जूट उद्योग की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसका है? यानी कौन सा देश है जो जूट उद्योग में पूरे दुनिया में टॉप पे कर रखा है? भारत, बांग्लादेश, ब्राजील या पाकिस्तान? तो इसका आंसर होगा जो अपना प्यारा भारत है, ये पूरे दुनिया में जूट उद्योग में टॉप पे है। कौन है? तो अपना प्यारा भारत है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? तो हमने पढ़ा था डेट्राइट है वो मोटर कार के लिए, बिल्कुल सही बात है। हवाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये सिगार उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सेफील्ड है वो कटलरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, ये कटलरी उद्योग क्या है? तो कटलरी उद्योग का मतलब है कट लगाने वाली चीजें। किससे लगाते हैं? चाकू, छुरा, तलवार, है ना, नेल कटर, ये सारी चीजें कटलरी उद्योग में आती है ना। तो सेफील्ड उसके लिए फेमस है। वेनिस पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध नहीं है, वेनिस मुख्यतः कांच के सामान के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका मतलब हमें सुमेलित नहीं ये बताना था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेनिस पोत निर्माण के लिए नहीं बल्कि कांच के सामान के लिए, कांच निर्माण के लिए कह सकते हैं, कांच निर्माण के लिए वेनिस शहर प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नहीं, पहले हम क्या करेंगे? विश्व के प्रमुख जो औद्योगिक प्रदेश है, क्योंकि हमारे सिलेबस में स्पष्ट दे रखा है तो प्रश्न आना निश्चित है ना। तो देखो बर्मिंघम पड़ता है ब्रिटेन में, ब्रिटेन मतलब अंग्रेज। वहां पे कौन सा उद्योग है? तो जो लोहा उद्योग है, लोहा और इस्पात उद्योग, वो कहाँ प्रचलित है? वो मुख्य रूप से बर्मिंघम में। उसके बाद में कैंची छुरी के लिए हमने कहा कटलरी उद्योग ये सेफील्ड, और सेफील्ड कहाँ पड़ता है? ब्रिटेन में पड़ता है। उसके बाद में सूती वस्त्र उद्योग, इसमें आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है जो मैनचेस्टर है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो लीड्स है, लीड्स नाम की जगह है, ये भी ब्रिटेन में है, ये ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और जो लॉस एंजल्स है ना, लॉस एंजल्स किस लिए प्रसिद्ध है? ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी बात, फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि जो हॉलीवुड की मूवीज बनती है ना, हॉलीवुड वाली मूवीज वो कहाँ पे बनती है? मोस्टली जैसे इंडिया में जो मूवी उद्योग के लिए कहाँ पे है?
सेंटर तो अपना मुंबई में, क्योंकि ज़्यादातर फिल्म अभिनेता, डायरेक्टर, म्यूजिशियन सारे कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। उसी प्रकार से हॉलीवुड वाली फिल्मों के मामले में कहाँ पे, लॉस एंजलिस में। और जो ऑस्कर अवार्ड है वो भी कहाँ दिए जाते हैं, वो भी लॉस एंजलिस में दिए जाते हैं। उसके बाद में जहाज निर्माण के लिए प्लेमाउथ नाम की जगह है। ऑटोमोबाइल के लिए डेट्राइट, हमने देखा ऑटोमोबाइल के लिए, ऑटोमोबाइल को मोटर कार कहते हैं ना, तो ये डेट्राइट जो यूएसए के अंदर है, हॉलीवुड फिल्म उद्योग देख लिया हमने। उसके बाद में मांस उद्योग के लिए कंसास है, यूएसए में पड़ता है। लोहा इस्पात उद्योग के लिए पिट्सबर्ग हो गया। लोकोमोटिव के लिए फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया कहाँ पे, यूएसए के अंदर है। और वायुयान निर्माण के लिए सिएटल, लोह इस्पात के लिए न्यू ऑरलियंस। इस प्रकार जो ये लिस्ट है पूरी लंबी, तो आपको क्या करना है, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, या इसको पॉज कर लो। 2-3 बार एक उद्योग, 2-3 पेज में लगभग 70-80 उद्योग होंगे, तो आपको ये रटने पड़ेंगे। मुख्यतः पहले पेज वाले तो रट ही लेना, क्योंकि ये आने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 50, 15 अगस्त 50, 9 दिसंबर 1946 या 15 अगस्त 1947। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जब संविधान सभा के सबसे जो वरिष्ठ सदस्य थे, कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा साहब, इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद में 2 दिन बाद में 11 दिसंबर को बैठक हुई। उस बैठक में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और बाद में उसके 2 दिन बाद में यानी 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया? अपने संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया था। और हमें पता है जो संविधान सभा में एक ऐसी रियासत जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, वो कौन सी थी? वो हैदराबाद थी। इसे नोट कर लो, वो हैदराबाद रियासत थी। और हमें पता है संविधान सभा की जो सीटें वो कैसे बनी थी, तो 10 लाख की आबादी पे एक व्यक्ति को सीट बनाया गया था। राजस्थान से कौन कौन थे? तो के.एम. मुंशी थे, बलवंत सिंह थे, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, ये संविधान सभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है। और टोटल 296 ब्रिटिश प्रांतों में, 213 तो सामान्य की सीटें थी, 79 सीटें मुसलमानों के लिए, 4 सीटें सिखों के लिए आरक्षित थी। इस प्रकार कह सकते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, बिल्कुल थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दे रखे कथन नंबर ए और उसका कारण दे रखा है कथन आर में। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल है। और भारत का अपना एक संविधान है, बिल्कुल है। दोनों कथन सत्य है। लेकिन कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि भारत का एक संविधान है, ये सत्य है क्या? नहीं, ऐसा सत्य नहीं है। क्योंकि किसी देश का संविधान होने का ये कतई मतलब नहीं है कि वो एक लोकतांत्रिक देश है। मान लीजिए कहीं राजशाही है, वो राजा ने एक संविधान बना दिया और कहा कि जो राजशाही वो चलेगी वो संविधान के अनुसार चलेगी। संविधान को जनता ने नहीं बनाया है, संविधान को राजा ने बनाया है। शासन राजा का रहेगा, अंतिम निर्णय राजा का रहेगा, ये उसमें लिखा हुआ है। तो क्या वो लोकतंत्र है? बिल्कुल नहीं है। तो इससे स्पष्ट है कि भारत लोकतंत्र है, भारत का संविधान है। लेकिन भारत का संविधान है इसलिए लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि भारत की जनता ने, भारत के चुने हुए प्रतिनिधियों ने संविधान का निर्माण किया है, इसलिए ये लोकतंत्र है। तो इसका आंसर क्या होगा कि आर और ए दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, यानी पूरी दुनिया में जो मानवाधिकार है उसके संबंध में डिक्लेरेशन हुआ था कि ये मानवाधिकार है, ये हर व्यक्ति को मिलने चाहिए। तो भारत के संविधान में कौन से पार्ट है जो इन मानवाधिकारों को प्रतिबिंबित करते हैं? उद्देशिका, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य, ये सारे के सारे। तो देखो इन सारे ही बातों में, मतलब इन सारे प्रावधानों, उद्देशिका में भी, नीति निर्देशक तत्वों में भी, यानी 36 से 51 वाले पार्ट में भी, और आर्टिकल 51A भाग 4A में यानी मूल कर्तव्य में भी जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है उस संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसमें क्या बातें थी? ह्यूमन राइट्स में क्या बातें थी? तो उसमें वही बातें थी जो अच्छी बातें हैं। क्या? हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, अपने आप को कानून द्वारा पहचाने जाने का अधिकार है ना, मतलब जो शोषण से बचने का अधिकार है, व्यक्तियों की बिक्री नहीं हो सकती। इस प्रकार के प्रावधान इसके 1948 में ये अपनाए गए थे।
इसमें है। तो ये उद्देशिका में भी है क्योंकि विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, समान सिविल संहिता की बात करता है, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, और जो हमने सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है उनको संजोए रखने की बात करता है, और राष्ट्रहित को अपने हृदय में संजोए रखने की बात करता है ना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इन तीनों में ही ये 1948 के जो डिक्लेरेशन है ये प्रतिबिंबित होते हैं। तो आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है, लचीली है, अवाद योग्य है, कठोर है। मान लीजिए मौलिक अधिकार वाद योग्य है या नहीं, ये देखते हैं सबसे पहले। मान लीजिए आपके जीवन जीने का अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप क्या न्यायालय में जाके कह सकते हो कि भैया मेरे जीवन जीने का अधिकार हनन हो रहा है, तो आप इसके लिए कोई रेमेडी दे? बिल्कुल कह सकते हो। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल नंबर 32 में आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और आर्टिकल नंबर 226 में आप कहां जा सकते हो? हाई कोर्ट में जा सकते हो। यानी मौलिक अधिकार को लेके आप कोर्ट में जा सकते हो, सीधे रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो। तो इस प्रकार ये वाद योग्य है, बिल्कुल है। तो इसका हमारा आंसर मिल गया हमें। मौलिक अधिकार वाद योग्य है या नहीं है? तो बिल्कुल है। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन, इसे हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में मतलब आमूलचूल परिवर्तन किए गए थे, अनगिनत परिवर्तन किए गए थे। तो उसमें से क्या जोड़ा गया है? उसमें यह पूछा गया है पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, ये श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन और काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित बनाना। तो इसका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो जोड़ा गया था वो था उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। यानी जो भी उद्योग धंधा है, जो कंपनी चल रही है, उसमें जो काम कर रहे हैं उन लोगों का भी इसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए इसके प्रॉफिट में। ये बात 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। तो देख लेते हैं कौन कौन से मुख्य मुख्य परिवर्तन थे। तो देखो, सबसे पहले तो संविधान शुरू कहां से होता है? हमारा संविधान है वो प्रस्तावना से शुरू होता है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से शुरू होता है। तो इसमें 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था और 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये शब्द 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। उसके बाद में जो हमारे मूल कर्तव्य है, कौन सा? भाग 4 आर्टिकल 51A, ये भी किसके माध्यम से जोड़े गए? ये भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए। इसके अलावा कुछ विषय थे जो राज्य सूची में पड़े थे पहले, बाद में उनको राज्य सूची से हटाया और कहां डाल दिया? समवर्ती सूची में डाल दिया। समवर्ती सूची का तात्पर्य जिसपे कानून केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट थे जो 42वें संशोधन के माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले गए थे? तो देखो, याद कर लेना, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। एक तो शिक्षा पहले राज्य सूची का था, बाद में समवर्ती में डाला गया। वजन और माप, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन, इन्हें समवर्ती सूची में डाला गया। तो प्रश्न किस प्रकार आएगा? प्रश्न कुछ इस प्रकार से आएगा कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं डाला गया? तो 3 तो इनमें से दे देंगे, 1 अलग दे देंगे, तो आपका आंसर वो अलग वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न, इसके आगे देखते हैं। भाग 4 के अंदर भी कुछ परिवर्तन किए गए। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, उनमें परिवर्तन किए गए। कौन कौन से? जैसे आर्टिकल 39 में परिवर्तन किया गया। बालकों के स्वास्थ्य विकास के अवसरों को सुरक्षित रहना, यह बात जोड़ी गई। इसके बाद 39A में समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, यह 39A में जोड़ा गया। फिर 43A में उद्योगों के प्रबंधन में, जो हमारा प्रश्न था कि कौन सा जोड़ा गया, तो देखो ये जोड़ा गया है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। और आर्टिकल 48A भी जोड़ा गया। उसमें क्या लिख रखा है? पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करने के लिए, वनों और वन्य जीवन की रक्षा करने के लिए यह आर्टिकल 48A जोड़ा गया। इसके अलावा 74A में भी संशोधन किया गया है ना। इस प्रकार विभिन्न परिवर्तन किए गए थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सिविल संहिता का उपबंध है? सिविल संहिता किसमें है?
मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता या मूल कर्तव्य। तो आपको बाकी तो याद हो ना हो ये, लेकिन समान सिविल संहिता बिल्कुल याद होगी। कौन सा आर्टिकल प्रावधान करता है? आर्टिकल 44। क्या कहता है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि जब भी स्थिति अनुकूल बने तो राज्य के लिए यानी पूरे देश के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाई जाए, सभी लोगों पर समान कानून लागू हो। लेकिन हो पाया? अभी तक नहीं हो पाया। सभी धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ बने हुए हैं, लेकिन जब राज्य सक्षम होगा तो इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएगा। तो ये किसमें उल्लेखित है? तो नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रपति से संबंधित कथन है, कौन सा सही नहीं है? वह संसद का संगठक भाग है। बिल्कुल है, क्योंकि संसद कैसे बनती है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों जब मिलते हैं तो क्या कहलाती है? वो संसद कहलाती है। वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेगा। अरे वो राष्ट्रपति साहब है, वो चर्चा में भाग नहीं लेते, वो सदन को बुलाते हैं, वो मतलब उसको सत्र को भंग करते हैं और लोकसभा को भी भंग करते हैं, लेकिन वो चर्चा में भाग नहीं लेते। तो ये कथन तो गलत हो गया। और तीसरा, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। बिल्कुल करते हैं। राष्ट्रपति साहब जब भी नए वर्ष में पहला सत्र होगा, उसकी पहली बैठक होगी, उसको कौन संबोधित करता है? उसको राष्ट्रपति साहब संबोधित करते हैं। और किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। यानी जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो, उस परिस्थिति में कोई कानून बनाना हो तो राष्ट्रपति साहब है ना, वो कानून यापित कर सकते हैं, उसे हम अध्यादेश कह सकते हैं। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति उनके पास में। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो वो चर्चा में भाग लेते हैं, कहाँ लेते नहीं लेते। तो ये प्रश्न हमारा मतलब ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमें कौन सा सही नहीं है ये बताना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? भारत का सुप्रीम कोर्ट, उसमें कितने न्यायाधीश है वर्तमान में? अधिकतम कितने हो सकते हैं? 20, 25, 30 या 34? तो इसका आंसर है वर्तमान में 34 न्यायाधीश हो सकते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट में। देखो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान के सीजेआई कौन है? सीजेआई बोले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब है। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब है। ये वर्तमान में है ना वो भारत की सीजीआई है। और ये कब तक रहेंगे? तो देखो ये 2024 तक 11 महीने तक रहेंगे। उसके अलावा संविधान में एक प्रश्न और आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, कि जो अपने सुप्रीम कोर्ट है उसमें वर्तमान में जो महिला जज कौन कौन है? तो देखो एक तो जस्टिस हिमा कोहली जी है। कौन है? जस्टिस हिमा कोहली जी है, और ये 2024 में रिटायर होगी। रिटायर वाली बात आपको याद नहीं रखनी है, मैं एक पॉइंट है वो आपको इंगित करना चाहता हूं, इस कारण मैं रिटायर डेट आपको बता रहा हूं। और दूसरा क्या है? जस्टिस बी.वी. नागरत्ना जी। कौन है? बी.वी. नागरत्ना जी है। ये सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस है, वर्तमान में जज है। इसके अलावा बेला एम त्रिवेदी मैडम है, ये भी सुप्रीम कोर्ट में जज है। अब इसमें देखो जो नागरत्ना मैडम है ये 2027 में रिटायर होगी, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट के जज ये बन चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि भविष्य में ये भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की दिशा में आगे है ना। तो कौन बन सकते हैं? तो नागरत्ना जी है ना, वो भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं, क्योंकि इनकी रिटायरमेंट में अभी बहुत समय बाकी है और ये सुप्रीम कोर्ट की जज तो बन चुकी है। अब सिर्फ इनको मुख्य जस्टिस बनना है। तो वर्तमान में मुख्य जस्टिस कौन है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब है। ये वर्तमान में हमारे सीजेआई है। सीजेआई बोले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न, राजस्थान हाई कोर्ट, ठीक है, इसके सीजेआई कौन है? राजस्थान हाईकोर्ट के सीजेआर कह सकते हैं। तो राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो ये कौन होंगे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को अभिलेख न्यायालय माना गया है, या जनपद न्यायालय को? तो इसका आंसर होगा जो हमारे उच्च न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय है, इन दोनों को अभिलेख न्यायालय माना गया है। अभिलेख न्यायालय क्या होता है? अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य होता है अगर कोई मतलब जो अपने सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, इन्होंने कोई निर्णय दिया, निर्णय कब देते हैं कि पहले से स्थिति क्लियर नहीं थी, उस संबंध में इन्होंने निर्णय दिया, स्पष्टीकरण दिया, चीज को क्लियरिफाई किया। अब इस बात को रिकॉर्ड के तौर पे रखा जाएगा और इनके नीचे जितने भी न्यायालय है ना, ये उस संबंध में उस प्रकार से अगर उनके सामने कोई केस आता है तो उसमें क्या करेंगे, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने उस संबंध में जो निर्णय दिया है उस निर्णय को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय सुनाएंगे। यानी
सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले जो जिस संबंध में जो निर्णय दिया गया है, उस निर्णय को, उस डिक्री को, उस मतलब जो फैसले को ध्यान में रखते हुए नीचे के न्यायालय एक तरीके से उसे लकीर लो की लकीर मान लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट से नीचे वाले मान लेंगे हाई कोर्ट ने कह दिया, है ना, उसको फिर नीचे वाले उस चीज को फॉलो करेंगे, उसे ही कहते हैं अभिलेख न्यायालय। तो जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, दोनों उच्च न्यायालय, तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत, तो जो आर्टिकल 129 है, कौन सा 129 नंबर का जो आर्टिकल है, उसके अनुसार तो अपना सुप्रीम कोर्ट है वो अभिलेख न्यायालय है। उसके अलावा आर्टिकल 215 के तहत, याद रखना है आर्टिकल, ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट है वो अभिलेख न्यायालय है, कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय। तो 129 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है और 215 के तहत हाई कोर्ट है अपना वो उच्च मतलब अभिलेख न्यायालय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, लोकसभा की बैठक को समाप्त करना हो तो किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है, विघटन कर द्वारा या फिर स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, इन या सभी तरीकों से। तो लोकसभा की बैठक की बात कर रहे हैं, बैठक किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है, लोकसभा को विघटित करके किया जा सकता है, बिल्कुल। स्थगन मतलब लोकसभा का जो सत्र चल रहा है उस सत्र का, जैसे आज की बैठक है, उसको स्थगित किया जाता है, तो स्थगन के द्वारा बैठक समाप्त होती है, बिल्कुल होती है। और सत्रावसान यानी जो सत्र चल रहा है वो सत्र ही खत्म कर दिया तो भी बैठक समाप्त हो जाती है, बिल्कुल सही है। तो इन सभी तरीकों से लोकसभा की जो वर्तमान में बैठक चल रही है उसे समाप्त किया जा सकता है। विघटित करने की और सत्रावसान करने की पावर किसके पास में है, ये तो अपने राष्ट्रपति साहब के पास में है। लेकिन जो लोकसभा का सत्र चल रहा है उसका स्थगन करने का, मतलब जो आज की बैठक है, बैठक को स्थगन करने का पावर किसके पास में है, ये लोकसभा अध्यक्ष के पास में होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति देती है तो उसको मैक्सिमम कितने समय तक रोक सकती है, यानी कोई विधेयक है वो लोकसभा में पास हो गया, लोकसभा क्योंकि धन विधेयक है वो लोकसभा में ही पास भेजना पड़ता है, पहले लोकसभा में पास हुआ फिर इसे राज्यसभा में भेजा, राज्यसभा या तो 14 दिन में अपना फैसला कर ले या फिर 14 दिन में अगर फैसला नहीं करती है ना तो उसको पास हुआ माना जाता है, तो अधिकतम 14 दिनों तक उसे रोक सकती है। तो कह सकते हैं ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक अपनी सहमति दे सकती है, 14 दिनों में उसे सहमति देनी ही पड़ती है। भारत में केंद्र राज्य संबंध किस बात पे निर्भर करते हैं, तो हमारे सिलेबस में स्पष्ट तौर पे दिया हुआ है केंद्र राज्य संबंध, और इससे एक प्रश्न तो निश्चित मान के चलो। तो किस प्रकार के संबंध होते हैं केंद्र राज्य के, तो केंद्र राज्य के विधायी संबंध होते हैं, प्रशासनिक संबंध होते हैं और वित्तीय संबंध होते हैं। न्यायिक संबंध वैसे नहीं होते क्योंकि भारत में यूनिटरी वो सिस्टम है, किसका, न्यायिक का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट से ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ऊपर वाला भाग है ना, लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर नहीं है, वो दोनों अलग अलग अस्तित्व है। हालांकि पावर है वो बड़े भाई के पास में है, लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर नहीं है, दोनों अपना पावर कहां से ग्रहण करते हैं, संविधान से ग्रहण करते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार अलग अलग यूनिट है, पावर ज्यादा केंद्र के पास में है, और राज्य सरकार ये कह सकते हैं केंद्र सरकार है ना वो राज्य सरकार का बड़ा भाई है, बड़ा भाई ना मोटा भाई है, बड़ा भाई नहीं, बड़ा भाई तो फिर कई बार बड़े भाई को लोप भी जाते हैं लेकिन मोटा भाई को नहीं लोप सकते, तो उसका मोटा भाई है, समझ सकते हैं। तो केंद्र राज्य के बीच जो संबंध है ना वो किस प्रकार किन बातों पर निर्भर करता है, तो देखो केंद्र राज्य संबंध के बारे में संविधान में बाकायदा उल्लेख किया गया और थोक में उल्लेख किया गया है ना। तो देखो संवैधानिक प्रावधानों से संबंध निर्भर करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और परंपरा और व्यवहारों पे भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, न्यायिक व्याख्याओं पे भी करते हैं, और बातचीत के लिए यंत्र तंत्र विन्यास पे भी करते हैं। यानी इन्हीं सारी चीजों पे केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। 44 संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपात के प्रमुख आधार मुख्यतः कौन कौन से, यानी 44 संविधान संशोधन के माध्यम से जो राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगाया जाता है, ठीक है, उसमें कुछ परिवर्तन किए गए, तो अब किन किन आधारों पे 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है, आंतरिक विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति, या मतलब क्या होगा इसका उत्तर, तो इसका उत्तर देखो सीधा सीधा मैं बता देता हूं। एक तो देखो अगर युद्ध हो गया तो 352 के तहत लगाया जा सकता है। इसके अलावा बाह्य आक्रमण हो गया तो आंतरिक ये मतलब 352 के तहत आपात लगाया जा सकता है। इसके अलावा सशस्त्र विद्रोह के आधार पे
आंतरिक विद्रोह के आधार पे अब नहीं लगाया जा सकता। पहले क्या था, आंतरिक विद्रोह के आधार पे। 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था तो उन्होंने कौन सा इसका आधार माना था, आंतरिक विद्रोह का आधार माना था। लेकिन अब आंतरिक विद्रोह को हटा दिया गया, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही मतलब भारत में राष्ट्रीय आपात घोषित किया जा सकता है 352 के तहत। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्नलिखित में से क्या प्रावधान करता है। जिला आयोजना समिति के गठन का प्रावधान करता है क्या 73वां संविधान संशोधन? बिल्कुल करता है। इस संबंध में प्रावधान दे रखे हैं। राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के चुनाव कराएगा, ऐसी बात लिखी हुई है, बिल्कुल लिखी हुई है। और राज्य वित्त आयोग बिल्कुल है। तो इस प्रकार ये तीनों चीजें हैं वो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से मतलब पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देने के संबंध में आवश्यक की गई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कथन 1, 2, 3 और तीनों सत्य हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो देखो संविधान में जो हम बात किसके करेंगे, जिला आयोजना समिति की बात करेंगे। जिला आयोजना समिति आर्टिकल 243 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार जिला आयोजना समिति का समावेश राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 में किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 350, 351 और 352 में जिला आयोजना समिति के गठन के बारे में, निर्वाचन के बारे में, समिति की शक्ति और कृत्य के बारे में प्रावधान करता है। यानी जो राजस्थान पंचायती राज नियम कब का है, सबसे पहले तो ये बताओ। तो राजस्थान पंचायती राज नियम है 1996 का। कब का है, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 का। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब का है, 1994 का है। ठीक है। और इसकी जो जिला आयोजना समिति के संबंध में प्रावधान कौन से नियम में है, तो नियम नंबर 350, 351 और 352 में ये जिला आयोजना समिति के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। इतना याद रखो आप। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मतलब 73वां संविधान संशोधन की आधारभूत विशेषताएं। तो इसमें कहा गया है कि जो संरचना होगी पंचायती राज की, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय संरचना होगी। तो हमने बिल्कुल पढ़ रखा है, स्पष्ट पढ़ रखा है। कह सकते हैं कि त्रिस्तरीय संरचना होती है, एक तो गांव लेवल पे होती है ना, एक मध्यवर्ती लेवल पे होती है, एक जिला स्तर पे होती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए पंचायत के सभी स्तरों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो देखो SC ST के लिए तो आरक्षण का प्रावधान किया गया है, साथ ही साथ महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लेकिन जो संसद में जो लोकसभा या राज्यसभा में ऐसा प्रावधान है क्या, नहीं है। महिलाओं के लिए नहीं, SC ST के लिए तो है लेकिन महिलाओं के लिए नहीं है। लेकिन जो पंचायती राज है इसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाएगा। तीसरा, राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में पंचायतों के लिए निर्वाचन किए जाएंगे। सही है। पंचायतों के निर्वाचन कौन करवाएगा, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करवाएगा? नहीं। कौन करवाएगा फिर, राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। तो यह कथन भी हमारा सत्य हो जाता है। चौथा कह रहा है कि संविधान में 11वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया है। संविधान में जो 11वीं अनुसूची है उसे पुनर्स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार ये सारे ही कथन सत्य हैं। तो ये सारे कथन किस में दे रखे हैं, ऑप्शन सी में दे रखे हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में, यानी सिंधु सभ्यता से स्थल बाकी सारे, लेकिन अफगानिस्तान में कौन सा है, गुमला, रहमान देरी, मुंडीगाक या सुतकाको। तो इसका आंसर है जो मुंडीगाक है वो कहाँ स्थित है, वो अफगानिस्तान में अवस्थित है। अफगानिस्तान तो भारत के साथ सीमा बनाता है, बिल्कुल बनाता है, लेकिन भारत में जो अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके साथ सीमा बनाता है। तो हमें जल्द ही जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है इसे भारत में मिलाना पड़ेगा ताकि अफगानिस्तान के साथ व्यापार हम सुगम बना सके। और अफगानिस्तान के जो लोकल लोग हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो उनको, वो हमारे छोटे भाई है, उनको हमारी मदद की जरूरत है। तो उनको राशन सामग्री और विभिन्न प्रकार की सहायता हम सीधे भेज सकते हैं, हमें दूर से नहीं जाना पड़ेगा। तो हमारा जो ट्रेवल कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। तो हमें जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, इस पर जल्दी से जल्दी अपना नियंत्रण स्थापित कर देना चाहिए। तो देखो कहां पे पड़ता है जो मुंडीगाक है, मुंडीगाक है ये यहाँ पे जो ये एरिया दिख रहा है ना, ये अफगानिस्तान का पार्ट है और इसमें मुंडीगाक है। ठीक है ना। इसके अलावा बाकी देख सकते हो गुमला कहाँ पे, तो देखो गुमला ये यहाँ पे गुमला है। इसके बाद में रहमान देही भी कहीं पे होगा, इसमें देख सकते हो आप कहीं। और उसके इस प्रकार बाकी जो ये कौन सा, ये हड़प्पा हो गया, ये बाद में झुक्कर हो गया। इसके अलावा ये अपना रोपड़ हो गया। इस प्रकार जो मैप में आप पॉज करके इनको देख सकते हो। अगले प्रश्न में चलते हैं। सभा को अपर समिति और नहीं, सभा को अपर हाउस
और समिति को लोअर हाउस की संज्ञा किस विद्वान ने दी? यानी कौन विद्वान है जिन्होंने सभा और समिति जो प्रजापति की पुत्रियां मानी गई है, उनमें सभा को तो अपर समिति और समिति को लोअर हाउस कहा है? तो ये किसने कहा है? लुडविग ने कहा है, मैक्स मुलर ने, अल्तेयर ने या हिलेब्राइंट ने। तो इसका आंसर होगा जो लुडविग है ना, उन्होंने ऐसा कहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना कर दी और फिर महावीर के जो अनुयायी थे उनको क्या कहा गया? उन्हें गणधर कहा गया। तो भगवान महावीर के अनुयायियों को क्या कहते हैं? गणधर कहते हैं। तो इन्होंने एक संघ की स्थापना करी कहां पे? पावापुरी में, पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, वैशाली में। तो देखो महावीर स्वामी है, उनका निर्वाण कहां पे हुआ था? तो ये पावापुरी में हुआ था और यहीं पे इन्होंने संघ की स्थापना करी थी और इनके अनुयायी क्या कहलाए थे? गणधर कहलाए थे। अब आप पूछोगे कि ये पावापुरी है कहां पे? तो देखो पावापुरी है ना, वो बिहार में है। बिहार में भी कहां? तो आपको ये पटना दिख रहा है, बिहार की कैपिटल दिख रहा है। उसके नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे बिहार शरीफ है ना। बिहार शरीफ से थोड़ा नीचे राजगीर है ना, जो कभी मगध की कैपिटल भी रहा था। और इसी राजगीर के निकट में पावापुरी नाम की जगह है, जहां पे मतलब भगवान महावीर ने यहाँ पे संघ की स्थापना करी थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस संगति के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म में प्रचार के लिए पहली बार विश्व के विभिन्न देशों में धर्म प्रचारक भेजे? तो देखो हमें पता है धर्म प्रचारक किसने भेजे थे विश्व के देशों में? तो अशोक ने भेजे थे। और अशोक कौन सी बौद्ध संगति से संबंधित था? तो हमने बताया है ए के है ना, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो अशोक कौन सी बौद्ध संगति से संबंधित है? तीसरे से। बाद में अशोक ने क्या किया? विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनुयायी भेजे थे और अपने पुत्र मतलब क्या नाम है उसका, संघमित्रा और आनंद को भेजा था। क्या संघमित्रा को तो भेजा था उन्होंने पुत्री को। तो कहां भेजा था उनको? तो उनको श्रीलंका में भेजा था। अगले प्रश्न में चलते हैं। लघु शिलालेख के संबंध में क्या सत्य है? यह शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है। लघु शिलालेख है ना, जो अशोक ने लघु शिलालेख बनाए हैं, वो उसके मुख्य जो 14 मुख्य शिलालेख है उससे अलग है। तो सही बात है, ये मुख्यतः अशोक के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। ये बात भी सत्य है। रूपनाथ, वेराट, मास्की, गुर्जरा, सिद्धपुर, ये जो शिलालेख है ना, जो रूपनाथ में है, जो बेराट में है, जो मास्की में है, जो गुर्जरा में है, जो सिद्धपुर में है, ये कौन से शिलालेख की श्रेणी में आते हैं? ये लघु शिलालेख की श्रेणी में आते हैं। तो ये कथन भी सत्य है। उसके अलावा चौथा कथन क्या है? चौथा कथन है लघु शिलालेख में धर्म के बारे में जानकारी दी गई है, संक्षिप्त रूप में जानकारी दी गई है, लेकिन काफी कुछ जानकारी बताई गई है उसमें। तो ये कथन भी सत्य है। इस प्रकार कह सकते हैं चारों ही कथन सत्य हैं। मतलब जो लघु शिलालेख वो जो वृहद शिलालेख है उनसे अलग है, बिल्कुल है। अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, बिल्कुल मिलती है, क्योंकि अशोक के नाम का उल्लेख भी इन्हीं बाकी तो देवनाम प्रियदर्शी लिखा हुआ है, लेकिन कुछ शिलालेख है जो लघु शिलालेख है उन्हीं में इनका नाम अशोक लिखा हुआ है। तो ये बात भी सत्य है। इसके अलावा कौन कौन से? तो जो अपना बेराट वाला हो गया, मास्की वाला, गुर्जरा वाला, सिद्धपुर वाला, ये शिलालेख किस में आते हैं? ये लघु शिलालेख की श्रेणी में आते हैं। ये कथन भी सत्य है। और धर्म के बारे में जानकारी तो इसमें है ही छोटी छोटी, मतलब लघु शिलालेख के तो थोड़ी जानकारी होगी ना, तो ये कथन भी सत्य है। इस प्रकार ये सारे कथन सत्य हो जाते हैं। आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। मौर्य शासकों के द्वारा एक मजबूत केंद्रीय शासन स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मतलब मौर्य शासक है, वो मजबूत शासन स्थापित कर पाए, कैसे हुआ? हम पढ़ते हैं, जब हम प्राचीन भारत पढ़ते हैं तो उसमें मगध साम्राज्य आता है। बाकी महाजनपद इतने शक्तिशाली नहीं हुए, लेकिन मौर्य हो गए। क्यों? क्योंकि ऐसा नियंत्रण पाटलिपुत्र की अनुकूल स्थिति के कारण बना था। यानी पाटलिपुत्र की स्थिति है ना, वो बहुत अच्छी जगह थी। अच्छी जगह का तात्पर्य क्या था? वहां पे एक तो वन बहुत थे, वन बहुत होते, उससे क्या हुआ? वनों के बहुत अधिक होने से वहां पे उनको जैसे हाथी मिल गए, उसके बाद में उनको हथियार बनाने के सामान मिल गए। फिर वनों के बाहर से कोई आक्रमण करता तो वो आक्रमण भी नहीं कर पाता, वनों के अंदर आक्रमण करना मुश्किल होता है ना, तो ये परिस्थिति अनुकूल रही। उसके अलावा पाटलिपुत्र के चारों तरफ जलमार्ग था। जलमार्ग, हाँ, क्योंकि गंगा नदी बहती थी, गंगा नदी, तो गंगा नदी के माध्यम से, जलमार्ग के माध्यम से उसमें नावें चलाई जा सकती थी। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो कर्मचारी वो आ जा सकते, तो ये कथन भी सत्य है। और पूरे साम्राज्य में सुगठित सड़क मार्ग का विकास किया गया था। मतलब जो पाटलिपुत्र प्रशासन था, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन थे, उन्होंने बहुत शानदार कार्य किया था। उन्होंने क्या कार्य किया? वहाँ पे बढ़िया बढ़िया सड़कें बना दी। तो जो हमारे पूज्य प्रधानमंत्री कौन, अटल बिहारी वाजपेयी साहब क्या कहते हैं कि जो सड़कें हैं ना, वो विकास का मार्ग है। तो ये बात
जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब कहते हैं वही बात, मतलब ये बात उन्होंने मौर्य काल में समझ ली थी और सड़क मार्ग का मतलब सड़क मार्ग डेवलप कर लेते अच्छे से। इसी कारण जो पाटलिपुत्र का केंद्रीय प्रशासन ना वो बहुत मजबूत हुआ। तो ये सारे कथन ना सत्य है। इस प्रकार ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत पे पहला तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो वो तुर्क कौन था जिसने सबसे पहले आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान या तैमूर लंग? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गजनवी है। ये पहला तुर्क था जिसने सबसे पहले आक्रमण किया था। और ये ना सबसे पहले आक्रमण किया और एक आक्रमण से रुका नहीं, ये साला 17 बार आया इंडिया पे आक्रमण करने के लिए। तो इसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया। सबसे पहला आक्रमण इसने 1001 में किया था। कब किया था? 1001 में। बाद में इसकी दर्दशा हो गई थी भाई साहब, मलेरिया के कारण मरा था ये, मतलब 6-7 महीने तो इतना परेशान हुआ ना, और बाद में मलेरिया से मर गया था ये। तो कौन था ये? मोहम्मद गजनवी। तो कभी भी है ना मतलब भारत पे आक्रमण करने की चेष्टा करेंगे तो वो ऐसे ही मरेंगे, मान के चलो। और भारत का कुछ नहीं उखड़ा, और क्या बटता है आज उन मतलब वो उस एरिया का देख लो। भारत का अधिकार करने से पूर्व बाबर किस राज्य का शासक था? बाबर भारत पे अधिकार किया उससे पहले कहाँ का शासक था? बैक्ट्रिया का, मंगोलिया का, फरगना का या ढाका का? तो भारत पर अधिकार करने से पहले बाबर फरगना का शासक था। किस कहाँ का? फरगना का शासक था। मुख्य काजी, अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य काजी है तो उसका पोस्ट क्या है वर्तमान में? मुख्य काजी। लेकिन जब वो शाही कैंप के साथ चल रहा होता है, शाही कैंप के साथ चल रहा होता है, तब उसको क्या कहते हैं? काजी उल कुजात कहते हैं। सॉरी, उम्मीद है जब बैटरी लो हो जाएगी तो आप भी स्विच ऑन कर लोगे। मुख्य काजी जब शाही कैंप के साथ चलता है तो क्या कहलाता है? काजी उल कुजात, काजी अस्कर, सदर उल सुदूर या वकील ए सराई? तो क्या कहते हैं मुख्य काजी को जब वह शाही कैंप के साथ चलता है? तो उसे कहते हैं काजी अस्कर। क्या कहते हैं? काजी असगर कहते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दू अस्पा सी अस्पा पद्धति का प्रारंभ किया था? यानी वो कौन सा मुगल शासक था जिसने दू अस्पा सी अस्पा पद्धति को प्रारंभ किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी जहांगीर है ना, उसने दू अस्पा सी अस्पा पद्धति को विकसित किया था, प्रारंभ किया था। ये मतलब ये बताओ दू अस्पा सी अस्पा पद्धति होती क्या है? तो हमने मनसबदारी प्रथा तो पढ़ रखी है, उसमें 2 दर्जे होते हैं, एक जात दर्जा होता है, एक सवार दर्जा होता है। तो इसमें दू अस्पा सी अस्पा में क्या किया जहांगीर ने? उसने कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं किया, बस उसने प्रश्न बना दिया। उसने क्या किया? उसने उसका जो सवार दर्जा है, जात दर्जा है, जात दर्जा तो उतना ही रख दिया उस बंदे का जो मनसबदार था उसका, और उसका सवार दर्जा है ना वो बढ़ा दिया। जात दर्जा उतना रख दिया, सवार दर्जा बढ़ा दिया, और ये पद्धति क्या कहलाई? ये दू अस्पा सी अस्पा पद्धति कहलाई। ठीक है, और किया किसने? जहांगीर ने किया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई, किसने करी? लाला हरदयाल, भाई परमानंद, चंपाकरण पिल्लई या श्यामजी कृष्ण वर्मा? तो इसका आंसर है जो लाला हरदयाल है ना, उन्होंने सोहन सिंह भाखड़ा साहब के साथ मिलकर, नहीं लाला हरदयाल जी, सोहन सिंह जी भाखड़ा, इन्होंने ना गदर पार्टी की स्थापना की। और गदर पार्टी की स्थापना कहां पे करी? अमेरिका में करी। अमेरिका में कहां पे? सैन फ्रांसिस्को में। और कब करी? तो 1913 में करी। ठीक है, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना करी थी। तो कब करी थी? 1913 में स्थापना करी थी गदर पार्टी की। किसने करी? तो सोहन सिंह भाखड़ा और अपने लाला हरदयाल जी ने करी थी। हमारे प्रश्न में लाला हरदयाल दे रखा है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और गदर पार्टी से एक मूवी भी आ रही है गदर जल्द ही, और ये अपने सन्नी पाजी बना रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं जब भी आएगी तो ये मतलब जो रिकॉर्ड बन रहे हैं ना नए नए अभी वर्तमान में मूवीज आ रही है, उसके सारे रिकॉर्ड इसको गदर को तोड़ देने हैं। मतलब हम लोगों को कमी नहीं रखनी है। गदर मूवी जब भी आए ना पहले दिन ही मतलब सिनेमाघरों में ऐसे भीड़ लगा देनी है। तो जो भी रिकॉर्ड अभी वर्तमान में बन रहे हैं ना ऐसे मतलब फालतू पिक्चरों के चक्कर में, उसका रिकॉर्ड कौन सी पिक्चर तोड़नी चाहिए? गदर तोड़नी चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 21 नवंबर 1939, 22 नवंबर 1939, 22 दिसंबर 1939 या 22 जनवरी 1940? तो मुक्ति दिवस लीग द्वारा कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939। अच्छा, ये मुक्ति दिवस है क्या? देखो एक्चुअली क्या हुआ, 1939 में विश्व युद्ध शुरू हो गया था। अब जो ब्रिटेन का वाइसराय था लॉर्ड लिन, उसका नाम ऐसा है लॉर्ड लिनलिथगो, है ना, उसने क्या किया? उसने कहा कि भारत का भी युद्ध चल रहा है। अब हमने कहा
जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन था, कांग्रेस थी उस समय, उसने कहा यार तुम लोग फालतू बात कर रहे हो, एक तो हमारे ऊपर मतलब यहाँ पे कब्जा कर रखा है, ऊपर से करो हमारा युद्ध, हमारा कोई युद्ध नहीं है। तो उन्होंने बात भी नहीं करी और युद्ध भी मतलब कह दिया कि भारत का जर्मनी के साथ युद्ध चल रहा है। अब इससे कांग्रेस को मतलब बात सेट नहीं, तो उस समय कांग्रेस की सरकारें थी, 7 ब्रिटिश प्रांतों में सरकारें थी। तो कांग्रेस ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं इनसे, हमें नहीं रहना सरकार में, ठीक है। तो फिर मुस्लिम लीग ना कांग्रेस के इस प्रकार जैसे जो दिया ना इस्तीफा, उससे मुस्लिम लीग खुश हो गई और उसने इसको कांग्रेस से मुक्ति दिवस को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। कब मनाया, 22 दिसंबर 1939। तो ऐसे काम थे मुस्लिम लीग के और भारत के विभाजन करके ही रही। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं, मतलब राष्ट्रवाद के पिता कौन कहलाते हैं। भारत के राष्ट्रपिता तो महात्मा गांधी कहलाते हैं, लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन कहलाते हैं, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, पंडित नेहरू या राजा राममोहन राय। तो इसका आंसर होगा जो अपने राजा राममोहन राय है वो भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहलाते हैं। मैं तो एक अगला प्रश्न देखते हैं, मैं है ना एक भारतीय टमटम हूं। क्या हूं, टमटम, जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है। टमटम क्या होता है, टॉर्च की तरह मान के चलते हो, रोशनी देती है जो, वो टमटम होती है। तो एक मतलब हमारे स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हुए हैं जिन्होंने ऐसा एक कथन दिया है। कौन है वो, कि मैं एक भारतीय टमटम हूं, जो भारतीय सो रहे हैं ना उनको जगाना मेरा काम है। ये किसने कहा है, एओयूम ने, विलियम्स वेंडरबर्न ने, एनी बेसेंट मैडम ने, लॉर्ड डफरी ने। तो देखो अपनी जो एनी बेसेंट मैडम है ना, इन्होंने कहा था कि मैं तो एक टमटम हूं, भारतीय टमटम हूं, और जो भारतीय सो रहे हैं उनको जगाना है ताकि वो देश के लिए कार्य कर सके, अंग्रेजों के खिलाफ मतलब देश को आजाद कराने में योगदान दे सके। ये कहा था एनी बेसेंट जी ने, मैडम ने कहा था, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 में लाहौर सम्मेलन हुआ, ठीक है। उसमें भारत मतलब पहले तो कह रहे थे कि डोमिनियन स्टेटस दे दो, हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो, लेकिन जब अंग्रेज नहीं माने तो बाद में उन्होंने कह दिया भाई साहब हमें डोमिनियन फोमिनियम कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए शुद्ध स्वतंत्रता। तो उन्होंने संकल्प पारित कर दिया 1929 के लाहौर अधिवेशन में। उस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे ना वो कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू साहब। कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। और उसमें किस बात पे मतलब कौन सा बड़ा निर्णय लिया गया, तो इसमें बड़ा निर्णय ये लिया गया कि भारत को अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, भारत को शुद्ध स्वतंत्रता चाहिए, भारत सिर्फ भारतीयों का होगा। ये 1929 के अधिवेशन में इस प्रकार का जो ये प्रस्ताव है ना वो पास हुआ था। तो उसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू कर रहे थे। निम्न में से सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है कौन सा है जो सेवा में शामिल है, खनन, वानिकी, कृषि या परिवहन और संचार। तो हमें पता है परिवहन और संचार आता है ना वो सेवा में आता है, क्योंकि खनन, वानिकी और कृषि ये तो एग्रीकल्चर सेक्टर के भाग है और मतलब प्राथमिक सेक्टर के भाग है। सेवा क्षेत्र का भाग है परिवहन और संचार। तो देखो जो हमारी एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी की बात करते हैं वो कितनी बड़ी है। तो देखो विदेशी मुद्रा भंडार है ना वो 633 बिलियन डॉलर थे। कब तक, दिसंबर 2021 तक का डेटा है। कृषि, वानिकी और मत्स्य की जो मतलब अपना एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कितना बढ़ा था, 2021-22 में 3.9% से बढ़ा था। उद्योग क्षेत्र 11.8% से बढ़ा था और सेवाएं 8.2% से बढ़ी थी। कोरोना काल के बाद में पिछला जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें यह बताया गया था कि भारत की जो विकास है वो सेवाओं में भी हो रहा है, उद्योग में भी हो रहा है, कृषि में भी हो रहा है। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्न में से सेवा क्षेत्र में शामिल है, तो वही प्रश्न आ गया फिर से दोबारा, तो इसको तो हटाना पड़ेगा। तो कौन सा, परिवहन संचार शामिल होगा। अब बंगाल में खुला तथा बेशरम लूट का काल प्रारंभ हुआ। एक कथन है जो औपनिवेशिक काल के संदर्भ में दिया गया है कि बंगाल में है ना खुला और बेशरम लूट का काल प्रारंभ हो गया है। यह कथन किसने दिया है, पार्सिवल स्पीयर ने, जॉन मिन्स ने, किलपैट्रिक ने, मूलर ने। तो ये कथन दिया है अपने पार्सिवल स्पीयर साहब ने, कहा है कि अब जो है ना बंगाल के अंदर खुली और बेशरम लूट का काल शुरू हो गया है। ये वाणिज्यवाद के संदर्भ में कहा था क्योंकि अंग्रेज लोग है ना भारत में मतलब वो कर रहे थे, क्या लूट ही कर रहे थे एक तरह से, वाणिज्यीकरण करके मतलब यहाँ के लोकल जो उद्योग धंधे उनको नष्ट करके कच्चा माल विदेश भेजते, कच्चा माल बना के बाद में उसी माल को इंडिया के मार्केट में डंप कर देते। तो एक प्रकार से लूट ही हो गई। तो ये पार्सिवल स्पीयर ने कहा था ऐसा। 24 जुलाई 1994 को लाई गई आर्थिक नीति के प्रमुख स्तंभ थे।
जो नई आर्थिक नीति लाई गई थी ना, है ना, उस आर्थिक नीति के प्रमुख स्तंभ कौन कौन से थे? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सभी तो हम सब पढ़ते हैं। जो एलपीजी सुधार है, एलपीजी सुधार जिसमें उदारीकरण भी शामिल है, निजीकरण भी शामिल है, वैश्वीकरण भी शामिल है, यानी एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों जो उदारीकरण नीति, जो हमारी नई आर्थिक नीति है, उसमें समाहित किए गए थे। और अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा भारत में गरीबी रेखा को अधिकतर परिभाषित करता रहा है? यानी भारत में गरीबी रेखा डिसाइड करनी हो तो कौन सा फैक्टर काम में लेते हैं? क्या चीज देखते हैं? कृषि की उत्पादकता देखते हैं, बेरोजगारी देखते हैं, आय की असमानता देखते हैं, कैलोरी उपभोग देखते हैं। तो देखो, अगर हमें गरीबी रेखा निर्धारित करनी हो तो अधिकतर जितने भी हुए हैं, दर्श डांडेकर कोई भी देख लो, तो उसमें सबसे प्रमुख तौर पर हम देखते हैं कैलोरी उपभोग, यानी कोई आदमी कितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहा है प्रतिदिन। अगर वो उतना कर रहा है तब तो वो गरीब नहीं है, और उससे कम कर रहा है तो वो क्या होगा? गरीब होगा। तो कैलोरी उपभोग के आधार पे हम भारत में गरीबी को डिफाइन करते हैं। अब देखो, लेकिन अभी ये वाला पर्याप्त नहीं है। अब जमाना 2023 का है। 2023 में सिर्फ कैलोरी उपभोग के आधार पे गरीबी निर्धारण नहीं होना चाहिए। अब मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स आ गया है सिस्टम। इसमें क्या होता है, कई सारे सेक्टर्स देखे जाते हैं गरीबी निर्धारण करने के लिए, जिसमें शिक्षा, जीवन स्तर, है ना, और स्वास्थ्य, ये सारी चीजें देखी जाती है। तो ये रिपोर्ट जारी करती है, तो इसमें 22.8 करोड़ लोग भारत में गरीब है, 22.8 करोड़। और भारत दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब आबादी वाला देश है। उसके बाद में नाइजीरिया में 9.6 करोड़ देश है। इसमें भी 2/3 लोग ऐसे घरों में रहते हैं जहां पे एक व्यक्ति को प्रॉपर खाने को नहीं मिलता, प्रॉपरली टाइमली। तो 2/3 लोग ऐसे घरों में रहते हैं जिसमें एक व्यक्ति को उस घर में कम से कम खाने को प्रॉपर नहीं मिलता, पूरा पोषण नहीं मिलता है। गरीबी में कमी भी हुई है भारत में, बिल्कुल। सरकार इतना कार्य कर रही है, फूड सिक्योरिटी लाई है, तो गरीबी कम होना तो स्वाभाविक है। तो 2005-06 में 55.1% गरीब थे भारत में, और 2019 से 21 वाले डेटा में मात्र 16.4% गरीब रह गए हैं। यानी लगातार गरीबों की प्रतिशत में लगातार कमी हो रही है। हालांकि संख्या में कमी नहीं हो रही, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है इस कारण, लेकिन प्रतिशत में देखते हैं तो काफी कमी हमने करी है। एमपीआई में क्या है, 10 संकेतक होते हैं, और उनको हर के आधार पर देखा जाता है ना, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, कितने एज है तो कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी हाइट है तो कितना वजन होना चाहिए, शिक्षा के वर्ष कितने, स्कूलिंग वर्ष कितने, इस प्रकार के 10 संकेतक होते हैं। इनके आधार पर गरीबी का निर्धारण किया जाता है। तो भारत ने अच्छा काम क्या किया है कि जितने भी 10 संकेतक है ना, उन सब में अच्छा कार्य किया है। सब में मतलब जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं भारत कार्य तो अच्छा कर रहा है, लेकिन गरीब लोग कम नहीं हो रहे, प्रतिशत कम हो रहे हैं। 2005-06 से 19-21 के बीच में 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकालने में भारत सफल रहा है। यानी पिछले 15 सालों में कह सकते हैं कि 41 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निर्धनता अनुपात क्या है? देश में निर्धन व्यक्तियों की संख्या और देश की कुल जनसंख्या का भाग देना, तो यही निर्धनता अनुपात होता है। यानी जितने भी निर्धन है उसमें देश की जितनी भी जनसंख्या उसका भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा? निर्धनता अनुपात आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा राइट है, ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। मुद्रा पूर्ति के निम्न मापों में से रिजर्व मुद्रा अथवा आधार मुद्रा किसे कहा गया है? यानी जो M1, M0, M2, M3 होता है, ये मुद्राएं होती है, इसमें से कौन सी मुद्रा को रिजर्व मुद्रा या आधार मुद्रा कहते हैं? रिजर्व मुद्रा या आधार मुद्रा किसे कहते हैं? तो जो M0 होती है ना, इसे हम कहते हैं रिजर्व मुद्रा या आधार मुद्रा। M0 में क्या क्या शामिल होता है? M0 के अंदर देखो, जितनी भी करेंसी सर्कुलेशन में है वो सारी करेंसी M0 में शामिल होती है। बाद में बैंकर डिपॉजिट विद आरबीआई, यानी बैंकों ने जो पैसा आरबीआई के पास जमा कर रखा है वो भी M0 में शामिल होता है। उसके अलावा अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई के पास कोई अन्य डिपॉजिट है वो भी शामिल होंगे। तो इस प्रकार M0 में सर्कुलेशन में जितनी करेंसी है वो, आरबीआई के पास जितना डिपॉजिट है वो, और अन्य डिपॉजिट आरबीआई के पास में वो, ये सारी चीजें मिला के क्या बनते हैं? M0 बनती है। और M0 को क्या कहते हैं? रिजर्व मुद्रा या आधार मुद्रा कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था है? मतलब भारत में जो कॉमर्शियल बैंकिंग है ना, वो व्यवस्था किस प्रकार की है? मिश्रित है, एकल है, शाखा है, या कोई नहीं? तो भारत में देखो मिश्रित वाणिज्यिक बैंकिंग है। मिश्रित वाणिज्यिक बैंकिंग का मतलब यहाँ पे सरकारी बैंक भी है, ठीक है ना, और यहाँ पे मतलब प्राइवेट बैंक भी है, फॉरेन बैंक भी है। इस प्रकार कह सकते हैं कि भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग, जो मिश्रित वाणिज्यिक बैंकिंग है, क्योंकि जैसे आप देखते हो बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, BRKGB, है ना, बैंक ऑफ इंडिया, HPGB, ये क्या है?
ये सरकारी बैंक है, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हो HDFC, उसके बाद में ICICI, ये क्या है, ये प्राइवेट बैंक है। इसके अलावा देखते हो आप डस्टेस बैंक हो गया, बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड हो गया, बैंक ऑफ बांग्लादेश हो गया, ये बैंक भी भारत में कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भारत में किस प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था है, भारत में मिश्रित बैंकिंग व्यवस्था है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा पशु अंकित है, यानी जो अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका जो प्रतीक चिन्ह है इस पे कौन सा पशु है, शेर है, चीता है, तेंदुआ है या हाथी है। तो देखो आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पे जो चीता पशु बना हुआ है, देख लो एक बार आरबीआई का प्रतीक चिन्ह किस प्रकार दिखता है। तो आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में एक तो पेड़ है, और पेड़ किसका है, ये चीड़ का पेड़ है। किसका है, चीड़ का पेड़। चीड़ का पेड़ कहां पे होता है, ये भी शंकुधारी पेड़ होता है। तो ये जो ठंडे इलाके होंगे, हाइट वाले इलाके होंगे, ये थोड़ी कम हाइट पे होता है। जो देवदार के पेड़ होते हैं वो अधिक हाइट पे होते हैं, लेकिन चीड़ का पेड़ थोड़े कम हाइट पे चीड़ के पेड़ मिलेंगे। उससे थोड़ी हाइट, अगर ऊपर की हाइट पे जाओगे तो देवदार के पेड़ मिलेंगे। तो वहां पे चीड़ का पेड़, तो ये आरबीआई की उसमें शामिल है। इसके अलावा जो चीता है वो भी आरबीआई के जो प्रतीक चिन्ह है उसमें शामिल है। और इस प्रकार का ये आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है। माइंड में सेट कर लो, प्रश्न आ जाए तो आप इसे सॉल्यूशन में पहुंच सको। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत निम्न में से कौन सा उपभोक्ता अधिकार शामिल है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कौन कौन से उपभोक्ता अधिकार दे रखे हैं। चयन का अधिकार है क्या, सुरक्षा का अधिकार है क्या, निवारण का अधिकार है क्या, ये सारे अधिकार है। देखो चयन का अधिकार का तात्पर्य क्या होता है कि मार्केट में जितनी भी चीजें हैं वो आपको खरीदने का अधिकार है, बिल्कुल है। आप चाहो जो चीज खरीद सकते हो, आपको ये नहीं कहा जा सकता कि आपको यही खरीदनी पड़ेगी। आपकी इच्छा करे तो खरीदो, नहीं करे तो मत खरीदो। तो चयन का अधिकार है, बिल्कुल है। सुरक्षा का अधिकार, यानी जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उससे कहीं आपको हार्म नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि FSSAI का लोगो लगा रहता है, वो उसको पास करती है, उसके बाद में ही उपभोक्ता के पास वो पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं सुरक्षा का अधिकार भी है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो गई उसके निवारण का अधिकार भी इस अधिनियम के तहत दिया हुआ है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। तो इस प्रकार कह सकते हैं ये सारे अधिकार उपभोक्ता के पास में। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। एनएनपी क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट का क्या तात्पर्य है। तो देखो आपने जीएनपी का नाम सुना होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर आप डेप्रिसिएशन निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास, तो उसे क्या आ जाएगा, एनएनपी आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जीएनपी में से अगर आप डेप्रिसिएशन निकालोगे तो एनएनपी आ जाएगा, ऑप्शन उत्तर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है। राष्ट्रीय आय का अंग कौन सा नहीं है, निगमित भुगतान, अंतरण भुगतान, ब्याज भुगतान, मजदूरी और वेतन। तो ये प्रश्न मैंने पिछले वीडियो या पिछले से पिछले वीडियो में करवाया है। आप बताओ इसका उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर होगा अंतरण भुगतान। यानी आप किसी को ट्रांसफर करते हो ना, जैसे आपके खाते में 5,000 रुपए है ना, तो आप किसी बी को ट्रांसफर कर दिए 5,000 रुपए, बी ने सी को कर दिए 5,000 रुपए। तो ट्रांसफर करने से वो राष्ट्रीय आय का भाग नहीं बन जाएगा, लेकिन जब निगमित भुगतान होगा, ब्याज का भुगतान होगा, मजदूरी और वेतन मिलेगा ना, तो वो राष्ट्रीय आय का भाग होगा, माना जाएगा। मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया था, अमर्त्य सेन, फ्रीडमैन, महबूबुल हक या मोंटेक सिंह अहलूवालिया। इसका आंसर है जो महबूबुल हक है, इन्होंने मानव विकास सूचकांक को विकसित किया था। मानव विकास सूचकांक जो 2021 का आया है लेटेस्ट, उसमें भारत की रैंक कितनी है, 132। इससे पिछले वाला जो SDI आया था उसमें भारत की रैंक 130 थी, यानी भारत की रैंक थोड़ी खराब हुई है। भारत का स्कोर कितना है, तो भारत का स्कोर है 0.633, ये भारत का स्कोर है। और पूरी दुनिया का स्कोर कितना है, 0.732। इसका मतलब क्या है, यानी दुनिया का जो एवरेज स्कोर है ना मानव विकास सूचकांक में, उसके मुकाबले भारत का स्कोर कम है, यानी भारत को बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। इसके अलावा टॉप देशों में बात करते तो स्विट्जरलैंड है, वो HDI में टॉप पे कौन है, स्विट्जरलैंड। सबसे नीचे कौन है, तो साउथ सूडान है, वो सबसे लास्ट में है। इसके बाद में भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो श्रीलंका है वो 73 नंबर पे है, चाइना 79 नंबर पे, भूटान 127 पे, बांग्लादेश 129 पे। ये 4 देश तो भारत से ऊपर है और भारत 132 पे, यानी श्रीलंका, चाइना, भूटान और बांग्लादेश भारत से अच्छा कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में। और नेपाल और पाकिस्तान ये भारत से नीचे। पाकिस्तान कितना है, 161 नंबर पे पाकिस्तान है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई, यानी भारत की मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहले कब जारी की गई थी, तो 2001 में जारी की गई थी। कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से क्या वसूला जाता है, तो कृषि उपज मंडी में जो मध्यस्थ होते हैं उनसे क्या वसूलते हैं, बाजार शुल्क, लाइसेंस शुल्क, सेवा शुल्क या परीक्षा शुल्क। तो जो मध्यस्थ होते हैं ना कृषि उपज मंडी में, उनसे लाइसेंस शुल्क वसूला जाता है। क्या, लाइसेंस शुल्क।
अप्लाइड इमेजिनेशन पुस्तक के रचयिता कौन है? अप्लाइड इमेजिनेशन पुस्तक के रचयिता है ओसबर्न साहब। अप्लाइड इमेजिनेशन पुस्तक का नाम है और रचयिता कौन है? ओसबर्न साहब इसके रचयिता है। मस्तिष्क उद्वेलन की डॉक्टर एस मित्तल ने कितनी अवस्थाएं बताई है? यानी मस्तिष्क उद्वेलन की अवस्थाएं बताई है एस मित्तल साहब ने। कितनी? 4, 5, 6, 7। तो उन्होंने बताई है 5 अवस्थाएं। मस्तिष्क उद्वेलन की 5 अवस्थाएं बताई है किसने? एस मित्तल साहब ने। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। पहले रचनावादी माने जाते हैं, यानी प्रथम रचनावादी किसे माना गया है? स्किनर साहब को, पियाजे साहब को, ब्रूनर को, मिलर को। तो पहले रचनावादी माना गया है, किसे माना गया है? जो पियाजे साहब है इनको पहला रचनावादी माना गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, पियाजे साहब को पहला रचनावादी पियाजे साहब को माना गया। सॉरी, पियाजे साहब को पहला रचनावादी माना गया। उत्तर ऑप्शन बी है। शिक्षक बालक के व्यवहार में किस तरह परिवर्तन कर सकता है? यानी शिक्षक को बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना है तो क्या टेक्निक लगा सकता है? तो देखो, जो टेक्निक दे रखी है ना, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव है, कुछ लगानी चाहिए कुछ नहीं लगानी चाहिए, लेकिन परिवर्तन तो किया जा सकता है। पुरस्कार के द्वारा, प्रशंसा के द्वारा, भर्त्सना के द्वारा या सभी के द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। सभी तरीकों से बालक के व्यवहार को परिवर्तन कर सकता है, लेकिन कौन सा नहीं किया जाना चाहिए? भर्त्सना नहीं किया जाना चाहिए। अधिगम रो दृश्य साधन है। अधिगम का दृश्य साधन कौन सा है? अधिगम को दृश्य साधन कौन सो है? यानी कौन सा साधन है जगह का माध्यम से अधिगम करवा सका? दिखार। तो श्यामपट, रेडियो, ग्रामोफोन या टेप रिकॉर्डर। तो देखो, रेडियो, ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर ए तो सारा सुनबा का साधन है। आंसू दिखे तो आज को नहीं, लेकिन श्यामपट सु देख सीख सका। तो इसका मतलब उत्तर कहीं जैसी जो श्यामपट है वो आपने उत्तर हो जैसी। अगला प्रश्न में चला, एक अच्छा मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड चौको कोनी सही कोनी? तो वेदता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या व्यक्तिपरकता। तो अच्छा मूल्यांकन के लिए कौन सा मानदंड नहीं अपनाना चाहिए? तो वेदता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता तो होनी चाहिए, लेकिन व्यक्तिपरकता भी मायने नहीं होनी चाहिए। तो उत्तर कहीं जैसी? ऑप्शन डी आपने उत्तर हो जैसी। वेदता होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता भी विज्ञान होनी चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण में कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता? यानी उपचारात्मक शिक्षण में कौन सी विधि प्रयोग को नहीं करी जाए? व्यक्ति अभ्यास विधि, बुद्धि परीक्षा विधि, सामूहिक उपचार विधि या उपचार गृह। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जो बुद्धि परीक्षा विधि है वो उपचारात्मक शिक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता है, उसका नहीं किया जाता है। इसका तात्पर्य क्या होगा? इसका मतलब हो गया कि व्यक्ति अभ्यास विधि का प्रयोग किया जाता है, सामूहिक उपचार विधि का भी किया जाता है, उपचार गृह का भी उपयोग किया जाता है। विद्यालय को समाज का लघु रूप किसने बताया? यानी विद्यालय है ना, वो समाज का लघु रूप है। ये किसने कहा है? जॉन डीवी, अरस्तु, प्लेटो या गांधी? तो विद्यालय ने समाज को छोटो रूप बताए हुए है जॉन डीवी साहब। कौन बताए हुए? जॉन डीवी साहब है ना। भाई ये क्यों? विद्यालय का ही है, समाज को ही छोटो रूप है। यानी समाज तो एक बड़ो हो भी कोई छोटो सो रूप विद्यालय, क्योंकि जबकि अवस्थाएं चीज़ा समाज में पाई जाए, भाई विद्यालय में पाई जाए, क्योंकि विभिन्न प्रकार का लोग आवे, विभिन्न मतलब अलग अलग संस्कृति का लोग विद्यालय के मायने में भी आवे, तो भी एक तरीका से समाज हो सके। तो आज जॉन डीवी साहब की है। और तत्काल उद्देश्यों में वर्णित अंतर्गत वर्णित है, यानी कौन सा जगह तत्काल उद्देश्य है? भावात्मक पक्ष, संयोजी पक्ष, उच्चत्व पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। जो संज्ञानात्मक पक्ष है वो तत्काल उद्देश्यों के अंतर्गत वर्णित माना गया है, यानी तत्काल उद्देश्य माना गया है संज्ञानात्मक पक्ष। और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, व्यवहारिक उद्देश्य को किस अन्य रूप में जाना जाता है? विकासात्मक उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, दक्षतापूर्ण उद्देश्य, प्रदर्शन उद्देश्य। तो व्यवहारिक उद्देश्यों को प्रदर्शन उद्देश्य के रूप में माना जाता है। तो उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद है आपने वीडियो को ध्यान से देखा है और कई चीजें सीखी है और आपको ये चीजें पसंद आ रही है। तो अगर पसंद आ रही है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, अपने दोस्तों से भी इस बारे में डिस्कस करो कि मतलब अच्छी क्वालिटी का कंटेंट मिल रहा है। और पीडीएफ है ना, वो आपको दे देंगे 1 तारीख को, 1 फेब को आपको पीडीएफ अवेलेबल उपलब्ध करा दी जाएगी। जितने भी हमारे पेपर हुए हैं अब तक, उन सब की 5 पेपर तक की पीडीएफ तो पहले टेलीग्राम पे डाल दिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अन्य पीडीएफ की वीडियो भी हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके मतलब रिवीजन कर सकते हो थोड़े से समय में। ठीक है, पढ़ते रहो। धन्यवाद।